So, hello everybody, and we are speaking with Tejas from Space Elements now. I'd like you, Tejas, to introduce yourself, your personal and your professional background a little bit. So shukriya pehle to thank you for inviting me over here, and thank you AMA for such a wonderful facility and making us celebrate and enjoy together, and that's the conversation will go forward. ज़रूर. So मेरा नाम तेजस है. मैं कंसल्टेंसी फर्म मेरी है जो स्पेस एलिमेंट्स है. तो स्पेस एलिमेंट्स के बारे में अगर बताए तो स्पेस एंड एलिमेंट्स, सो जो यूनिवर्स के जो 5 एलिमेंट्स है, जो तत्व है, जो पानी, हवा, धरती, वायु एंड अग्नि, सो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसी एक फिलॉसफी से हमने कंपनी की एक स्थापना की 2020 में, 2020 में, एंड हमने शुरुआत पानी से की. सो उसके पीछे का ये कारण था कि कहीं पर भी जाते हैं, मंगल ग्रह पे भी जाते हैं, तो पहली चीज़ हम पानी ढूंढते हैं. तो अगर हमको पानी मिल जाता है तो बाकी के जो भी तत्व है उसको हम बैलेंस करने में आसानी रहती है. सो इसी फिलोसॉफी के साथ हमने पहला तत्व जो है पानी, सो वी स्टार्टेड विद एक्वा एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ स्पेस एलिमेंट्स. ये हमारी कंपनी की बात हुई, लेकिन जब मैं अपनी खुद की बात कर सकता हूँ तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को सोशल इंजीनियर बोलने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी करूं या मेरा कोई भी डिसीज़न हो, वो सोसाइटी जो है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, ये मेरा एक सोचना रहता है. एंड इसके ऊपर से मैं अपने आप को सोशल इंजीनियर बताता हूँ. बढ़िया, विथ अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अराउंड 28 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है. ज़्यादातर समय मैंने अपना फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ काम करने में बिताया है, जहाँ पर अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में. एंड एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो दवाई बनाते हैं वो ज़िंदगी बचाते हैं लोगों के. एंड वो दवाई बनाने के लिए जो पानी का यूज़ होता है, वो पानी की अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो दवाई की क्वालिटी बाकायदा अच्छी होती है. एंड इसी के साथ मैंने बहुत काम किया, करीबन 18 साल तक अलग अलग मल्टीनेशनल इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ. उससे पहले मैं यूनिसेफ के साथ जुड़ा था, जहाँ पर अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने करीबन 2.5 साल तक काम किया, कच्छ के अलग अलग गाँव में स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में. तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा, जहाँ पर मुझे सोशल एक्सपोजर मिला, मुझे टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर मिला बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, एंड साथ साथ में ग्रीन बिल्डिंग का भी मुझे एक्सपोजर मिला. तो ये जो 3 अलग अलग तरीके के जो काम है, उसका समन्वय जब मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी कहीं ना कहीं बिछड़ रहा है. ओके, पानी कहीं पर नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बैलेंसिंग का इशू है. तो कहीं ये पे सब बहुत वेस्ट होता है. करेक्ट, राइटली यू कैच अप. सो ये सब समझ के मुझे लगा कि शायद एक ऐसा एरिया है जो पानी, जिसके अंदर बहुत अच्छे से काम शुरू किया जा सकता है. एंड तो जब 2020 में आई लॉस्ट माई जॉब ड्यूरिंग कोविड, तो क्या करूँ वो कुछ पता नहीं था, डायरेक्शन नहीं था. लेकिन अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए किसी ने मुझे कॉल किया कि सर आप कुछ हमारे लिए ब्लॉग लिखिए, पानी के ऊपर ब्लॉग लिखिए. सो मेरे पास कुछ काम तो था नहीं वैसे भी, सो मैंने पानी के ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू किया. लेकिन मैंने 7 ब्लॉग लिखे, और वो ब्लॉग लिखने के समय मैंने करीबन काफ़ी बुक्स पढ़ी, कुछ पॉलिसीज़, सरकारी पॉलिसीज़ पढ़ी, कुछ गाइडलाइंस पढ़ी, कुछ मैंने वेद के अंदर पानी को भगवान ने गीता में कौन से अध्याय में पानी के लिए क्या कहा है. तो ये सब मैंने जब पढ़ा तो ये सोचते सोचते मुझे लगा कि आई थिंक पानी जो है वो हमारी बेसिक नीड है. हाँ, ठीक है, हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है. करेक्ट. लेकिन पानी के ऊपर सही में किसी ने टेक्नोलॉजिकली कुछ काम नहीं किया है. आज भी हम उसी बात कर रहे हैं जो हम 1980 में कर रहे थे, और 40 साल के बाद हम वैसी ही बातें कर रहे हैं कि पानी बचाओ. 1980 में भी गांव-गांव में दीवारें ऊपर यही लिखा जाता था, जल बचाओ, जीवन बचाओ. आज भी वही लिखा जा रहा है. तो क्या 40 साल में मैं उन लोगों से जुड़ी हुई थी, मदद कर रही थी जिन्होंने वास्मो का बेसिक जो वो गोगा वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम था, करेक्ट,
उनके साथ मैंने काम तो नहीं किया है पर उनको बहुत मदद की है उस टाइम में, तो मुझे बहुत पता है कि अच्छी वहाँ से फिर वास्मो हुआ। और मैंने भी आई थिंक 2010 में एक बड़ा वाटर सेमिनार किया था ओके, विद डच टेक्नोलॉजीज इन माइंड। दैट्स गुड। सो काफ़ी कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अभी भी वहीं की तहीं वही है। तो जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे लगा आई थिंक ये जो स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर की हाँ, बात करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि 70% हिंदुस्तान है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर जी रहा है। ज़मीन में से पानी निकाल रहे हैं, वहीं से फिर पानी पी रहे हैं और वहीं से उनकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट्स नहीं है या बहुत कम है, लेकिन जो है उनके पास पूर्ता नॉलेज नहीं है, इनफ नॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियर के अंदर आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी आपको मिलेगी, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी मिलेगी, लेकिन आपने कभी ग्राउंड वाटर या फिर रिचार्ज वेल डिज़ाइन कंसल्टेंट आपने नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई कंसल्टेंट ही नहीं है। जब भी किसी को रिचार्ज वेल बनाना होता है तो वो ड्रिलर को बुलाता है। जो ड्रिलर है वो टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं होता है, बट एक्सपीरियंस उसको होता बोर है। बनाने आता है। बोर बनाने आते हैं। वो बोर पानी निकालने के लिए बोर बनाना है, पानी डालने के लिए बोर बनाना, उसके लिए सेम है। ठीक है। तो कोई कंसल्टेंट ही नहीं था। हमने सोचा कि अगर इतना इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, अगर 70% अगर हिंदुस्तान के लोग अगर इसके ऊपर जीते हैं, तो इसके ऊपर इतना क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि क्या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में ला सकते हैं। जैसे हम आर्किटेक्चरल के ड्राइंग बना सकते हैं, वैसे क्या हम रिचार्ज वेल की भी ड्राइंग बना सकते हैं। रिचार्ज वेल के ड्राइंग के साथ क्या उसके स्पेसिफिकेशन, उसके BOQs, उसका टेंडर प्रॉपरली बना सकते हैं कि नहीं। और ये बनाने का एक दिमाग में एक आइडिया आया, और उसके साथ हमने सोचा कि चलो एक कंसल्टेंसी शुरू करते हैं जो स्पेस एलिमेंट्स, एंड उसके हमने पानी का शुरू किया काम। लेकिन ये पूरा जो वो ब्लॉग लिखने के टाइम पे जो मैंने पढ़ाई की वो मुझे काम में आया, और आई थिंक दैट पर्टिकुलर टाइम हेल्प मी टू रीडायरेक्ट माय कैरियर। एंड बाकी पानी से मेरे कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं था, एक्सेप्ट कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। तो यस, इसी हिसाब से मैंने ये कंपनी शुरू की, एंड इट्स बीन ऑलरेडी द 4.5 years एंड वी आर डूइंग प्रीटी वेल। सो रिचार्ज वेल जो आप करते हैं वो कहीं भी बन सकता है कि ज़मीन में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि ये ठीक से हो और वेस्ट ना हो। सो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम रिचार्ज वेल की बात करते हैं तो रिचार्ज वेल लोग एकदम स्टैंडर्ड टिपिकल डेप्थ के साथ बता देते हैं कि भाई 200 फुट पे कर दो, 400 फुट पे कर दो, लेकिन हकीकत में इस तरीके से नहीं होता है। होता क्या है कि ज़मीन के अंदर बहुत अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग सॉइल मटेरियल्स रहता है, मिट्टी का डिफरेंट मटेरियल। हर एक जो सॉइल मटेरियल है वो मिट्टी के जो ग्रैन्यूल्स है उसके अंदर कुछ जगह होती है और वो जगह में जाके पानी बैठता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर मिट्टी का जो लेयर है तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी को बहने के लिए भी हेल्प नहीं करेगा। सेम टाइम अगर आप ग्रेवाल या फिर वो जो गिट्टी बोलते हैं वो, या रेती बोलते हैं वो, बालू तो सब हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो जब उसके अंदर जब हम रिचार्ज करते हैं तो वो पानी को होल्ड करता है और वो पानी को हॉरिजॉन्टली जमीन के अंदर बहने का भी हेल्प करता है। तो इस तरीके का मटेरियल हमको आइडेंटिफाई करना होता है जमीन में, और उसके हिसाब से हमको रिचार्ज वेल की गहराई जो होती है वो डिसाइड करनी होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे करीबन 200 फुट पे भी हमको रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम यूनिवर्सिटी एरिया की तरफ आते हैं वहाँ पर हमारे 400 फुट के डेप्थ पे रिचार्ज होता है। लेकिन हम जब साणंद और थौड़ की तरफ जाते हैं तो 600 से 800 फुट के हमारे पास लेयर मिलते हैं जिसके अंदर हम पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पानी को रिचार्ज करने या फिर पानी को निकालने के लिए हम उसकी गहराई को किस हिसाब से हम ढूंढे और उसके बाद डिज़ाइन करें कि हमको पानी कहाँ हमको रिचार्ज करना है। तो ये जानकारी आप कैसे निकालते हैं कि कैसे ये सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं,
कि किस तरह से ये आप जानकारी इकट्ठा करते हैं? ओके, सो जब मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको बोलते हैं भैया एक्सरे करा लो। तो हम एक्सरे करते हैं। जो एक्सरे करने से हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ें जो होती है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और हमको दवाई देते हैं। सिमिलरली हम भी क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर करंट्स होते हैं। करंट्स को ज़मीन के अंदर हम उतारते हैं और हर एक करंट की रिफ्लेक्टिविटी होती है और डिफरेंट सॉइल मटेरियल का एक कैपेसिटी होता है एब्जॉर्ब, करंट को एब्जॉर्ब करने की। तो उसकी जो रिफ्लेक्शन जो होता है उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि शायद उसके अंदर पोरोसिटी है या नहीं है। तो ये एक तरीका है। साथ साथ में बहुत सारे डेटा मिल सकते हैं अगर है तो, कि जिन्होंने पहले बोरवेल किए हैं उनके समय उन्होंने इलेक्ट्रोलॉगिंग बोलते हैं, जो सेंसर उतारते हैं ज़मीन में और उससे उसकी एक्चुअल डेटा जनरेट किया होता है। अगर वो डेटा है तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सो जो आप काम करते हैं इसमें जियोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं होता है? ग्रेट क्वेश्चन। ये एक इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जिस हिसाब से हम हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको जियोलॉजिया का जो कोर्स चलता है, गुजरात में 2-3 जगह मुझे जब तक पता है, MS यूनिवर्सिटी है, MG साइंस है, या फिर कच्छ भुज में चल रहा है। एंड अगर और पार्ट की बात करूँ तो भी वहाँ पर बनारस में चल रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसी कुछ गिनी चुनी हमको पता है इंस्टीट्यूट जहाँ पर ये कोर्स चल रहे हैं। भी आप देखिए कि अगर 60 सीट्स है, 60 जियोलॉजिस्ट अगर हम पास होते हैं, उसके अंदर से करीबन 50 से 60% जो जियोलॉजिस्ट है उनको हायर कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं माइनिंग कंपनी। ठीक है, बाकी के जो जियोलॉजिस्ट है वो रहते हैं, वो उनको ये नहीं पता है कि उनको ट्रेन कहाँ होना है, उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, कितने रिचार्ज वेल बन रहे हैं और कौन बना रहा है। सेकंड क्वेश्चन। नाउ ये बात हुई जियोलॉजी की। एक और वर्टिकल है हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी, ठीक है, यस। जियोलॉजी है वो सॉइल के ऊपर काम करता है, पर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है वो सॉइल के अंदर रहे पानी के ऊपर का काम करते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने कोई नहीं सुना है कि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की इतनी सीट है और इतने एडमिशन हुए या फिर वो कहाँ है। सो पानी का इम्पोर्टेंस इतना ही है हमारे यहाँ। हाँ, यानी हमारे पास हाइड्रोजियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियर्स है जिनको हाइड्रोजियोलॉजी का पता नहीं है। सिविल इंजीनियर्स है, उनको रिचार्ज वेल का पता नहीं है, उनको यही पता है कि मेरा जन्म बिल्डिंग बनाने में हुआ है। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स जो निकलते हैं उनको ये पता है कि उनकी पढ़ाई जो ETP और STP जो प्लांट है उसको मेंटेन या उसको डिज़ाइन करने में उन्होंने पढ़ाई की है। जबकि आप देखेंगे तो ETP STP जो है उससे ज़्यादा हमको ग्राउंड वाटर में हमको प्रोफेशनल्स चाहिए। करेक्ट। क्योंकि जब पानी होगा तभी तो आप ट्रीट कर सकते हो। करेक्ट। तो पहले हमको तो पानी का सोर्स ढूंढने के लिए हमको चाहिए लोग। तो आई थिंक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गैप इन अ इंडस्ट्री कि जिसके ऊपर पूरी हिंदुस्तान जिंदा होने वाला है, उस चीज वो पानी के सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल नहीं है तो कहाँ है, अगर वो है तो वो सामने क्यों नहीं है। या फिर जिस हिसाब से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT की जो सीट्स पूरी हो जाती है और वहाँ पर कट ऑफ होता है, वैसे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का कट ऑफ क्यों नहीं आता है? क्योंकि किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की है, सोचा ही नहीं है। और अगर वो सेक्सी हो जाता तो फिर सब आ जाते। करेक्ट। क्योंकि आप देखिए जितने भी जियोलॉजिस्ट वगैरह जो है उनको माइनिंग में काम करना है। माइनिंग में काम करने के लिए उनकी सिटी लाइफ बहुत कम होती है, एक्सपोजर टू द लाइक अहमदाबाद जैसी सिटी में कम रहते हैं। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि वो काम करे अहमदाबाद में, रिचार्ज वेल बनाए, लेकिन रिचार्ज वेल बनाने के लिए वो जो एक गैप बन गया कि सीधा बोरिंग कंपनी आती है और इधर कंपनी आती है, दोनों हाथ मिला दिया, दोनों अपना रिचार्ज वेल हो गया, बोर हो गया। बीच में जो इंजीनियरिंग जो कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली हाइड्रोजियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट, उनको 100% बाईपास किया जा रहा है, उनको नहीं सुना जा रहा है कभी टाइम तक। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा गैप है। काफ़ी उनकी सैलरीज भी कम होती है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
But always when there is demand, the salary grows. करेक्ट, बट जब पता हो कि मेरी डिमांड है तब है तब yes. उनको यही पता नहीं है कि उनकी डिमांड डिमांड है। है और वो डिमांड है, Yes. वो डेफिनेट है। डेफिनेट है और वो डिमांड बढ़ने वाली है। सोचने की बात है कि कैसे किया जाए। तो आई नो कि जब जब पानी की बात होती है तो समिति होती है, कमिटीज़ होती है, फिर विलेज काउंसिल्स होती है, जिनके साथ ये सब बातें होती है कि हम पानी का कुछ सैनिटाइजेशन एंड सप्लाई चेन का करेंगे। लाइक यू सेड, बहुत सालों से ये सब चल रहा है पर सोल्यूशन आया नहीं है, राइट? गाँव में वही स्थिति है जो पहले भी थी। कई जगह पे अभी भी ओपन ड्रेनेज भी है, तो ये पानी वेस्ट ही है। करेक्ट, जो भी ओपन टू स्काई रहता है, व्हेन यू हैव पॉन्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, that is evaporating and going away. There's lots of disease spreading through water. True. So ideally, recharging water and sending it down into the ground is the best way of also saving it, परफेक्ट, right? करेक्ट, So I think we need to create a huge movement to make people aware that the best way to save water is underground करेक्ट, and not above ground. करेक्ट, And there is no limit underground. ऑफ कोर्स, So you don't have to worry about storage space and creating that storage space. True. In fact, now they will be pulling out more hydrogen is now the next buzzword in True. The country and in the world actually. तो हाइड्रोजन के लिए भी पानी तो चाहिए ही, परफेक्ट, राइट? तो इन सब चीज़ों के लिए पानी सेंट्रल है और आप पानी पे काम कर रहे हैं, तो आप इस फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं? तो 2-3 क्वेश्चन है जो आपने पूछे, तो मैं एक एक करके उसको जवाब दूंगा। पहले तो जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी की सोच ये है कि पानी फ्री है। सो जब तक उनको ये नहीं पता लगेगा कि पानी फ्री नहीं है, कमोडिटी है, कमोडिटी है या पानी की वैल्यू है, जब तक उनको वो समझ नहीं आएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और वेस्ट भी होगा। दूसरा, कम्युनिटी को ये समझ है कि पानी बचाना वो सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है, ये सरकार का प्रॉब्लम है। वो सेकंड क्वेश्चन है। अभी वो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पानी और पॉलिटिक्स का बहुत रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। आप पानी और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, तो वो भी एक अलग जगह है जहाँ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट सेकंड जो आपने बताया वो सही है कि भगवान ने ज़मीन के अंदर फ्री की टंकी दी है, ठीक है? वो टंकी के अंदर बहुत सारा पानी हम स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ पानी स्टोर करने की नीयत होनी चाहिए। तो ये किसकी होनी चाहिए? कम्युनिटी की भी होनी चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए, ठीक है? अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद के अंदर या कोई भी सिटी के अंदर वो 80-20 की स्कीम होती है कि हर सोसाइटी के अंदर हम पानी के रिचार्ज वेल बनाने के लिए हम फंड देंगे, लेकिन 15 या 20 एप्लीकेशंस जाती है सोसाइटी में से। तो सरकार जब पैसा भी दे रही है, फंड भी अलोकेट कर रही है, बट लोगों को, कम्युनिटी को वो पानी को रिचार्ज करने में इंटरेस्ट नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पानी ज़मीन में से आ रहा है, ठीक है? मैं एक सिंपल बताऊं कि अगर हमारा बैंक है और बैंक के अंदर अगर आपको पता ना लगे कितना बैलेंस है पैसों का, तो समझिए क्या होता है, आप पैसे विड्रॉ करते रहोगे, कभी भी एसएमएस नहीं आएगा कितना बैलेंस है, ठीक है? और सेम टाइम आप कभी पैसे अर्न करके डिपॉजिट भी नहीं करेंगे, पैसे निकालते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यू आर आउट ऑफ मनी वन डे, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंगली आपको लगेगा अरे बाप रे हम क्या करेंगे अभी। बस यही किस्सा होने वाला है या हो सकता है। लास्ट ईयर बैंगलोर ने तो एक्सपीरियंस कर लिया। समर के टाइम पे उनके जमीन के अंदर बोरवेल के अंदर पानी ही नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने पानी रिचार्ज नहीं किया। वो सिंपल बात होती है कि मुझे जितना पैसे निकालना है उतने पैसे मुझे बैंक में जमा करना है, तो ही मेरी जिंदगी चलने वाली है। तो जब लोग पैसे के बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो पानी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि लोग पानी को फ्री मानते हैं। अगर कहावतें, हमारे यहाँ कहावतें होती है
तो कहावत में हमने सुना है, जैसे गुजराती में कहावत है कि मैंने पानी को पैसे की तरह बहा दिया, ठीक है। कभी आपने किसी को सुना है कि मैंने पानी को पेट्रोल की तरह बहा दिया, ऐसी कहावत सुनी है? नहीं, पैसे के साथ उसको जोड़ते हैं, क्योंकि सबको पता लगता है कि पानी फ्री है तो उसी के साथ जोड़ देते हैं। सो नाउ आई थिंक वो वक्त आ गया है कि जब हम बात करें कि पानी जो है वो पैसा है, पानी की खुद की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू के समझने की अभी एक वक्त आ गया है। एंड आई थिंक आपके जो 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक आई हैव होपफुली मैंने उसका जवाब दिया थोड़े सोशल लैंग्वेज में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात को समझ पाए। तो अभी इसको बढ़ावा देना है तो, और किसी को लगे कि नहीं हमारी सोसाइटी में, मेरे बंगलों में रिचार्ज वेल आना चाहिए, तो वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये रिचार्ज सिस्टम डालने के लिए कितना टाइम लगता है? सो करीबन 10 दिन 12 दिन के अंदर हम एक रिचार्ज वेल इंस्टॉल करा सकते हैं। सब रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। एंड इंटरेस्टिंगली ये है कि अर्बन एरियाज में उसकी ज़्यादा ज़रूर है, क्योंकि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा पानी हम विड्रॉ करते हैं। हाँ। तो जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, स्कैरसिटी आने वाली है, वो अर्बन एरिया में जल्दी आने वाली है। रिसेंटली हमने जो साबरमती की नदी के किनारे एमजे लाइब्रेरी है, उसके पीछे एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हम गए थे। अभी आप समझिए कि वहाँ पर पहले 60 फीट पे पानी आता था, अभी वो बोरवेल उनका खाली हो गया, क्योंकि वो एक्वीफर उनको बोलते हैं, जो पानी जहाँ पर होता है वहाँ पानी ख़त्म हो गया। अभी आप समझिए कि नदी के बाजू में जस्ट आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, वहाँ अगर पानी पूरा हो गया है तो उसका मतलब कि पानी कितना डीप गया है। क्योंकि एक तरफ हम सड़कें बना रहे हैं, पक्की कंक्रीट की सड़कें बना रहे हैं, तो पानी नीचे जा भी नहीं सकता है, पानी का इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, पानी जितना बहता है वो गटरों में जा रहा है, गटरों से नदी और वहाँ से जा रहा है समंदर में। तो वो पानी कहीं पर भी किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। और फिर एक बार समंदर में गया तो पानी सॉल्ट बन गया, फिर उसको फिर से रिवाइव करने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके लिए लोग डिसैलिनेशन प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए भी करोड़ों रुपया खर्चते हैं, लेकिन वो सिंपल कम पैसे में एट सोर्स कोई कुछ नहीं कर रहा है। एंड दैट्स अ सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। और इसमें खर्चा बहुत लगता है ये करने के लिए। करीबन ये जो पूरा खर्चा है वो कितनी गहराई तक हम बोरवेल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अराउंड अगर हम बात करें कि 200 फुट के आसपास है तो वो 3.5 लाख के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख के आसपास का खर्च होता है। और अगर हम और गहराई पे जाते हैं 400 फुट के आसपास तो वो 5-5.5 लाख के आसपास आता है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखेंगे कि अगर मेरे बोरवेल में पानी नहीं है तब मुझे टैंकर से कितना पानी लेके आना पड़ता है, और मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ कैसे बदल जाती है, और उससे मुझे क्या नुकसान होता है। मेरा टाइम बिजनेस करने से ज़्यादा पानी का अरेंजमेंट करने में जाता है, और वो उन दोनों का जब हम समराइज़ करते हैं ना, तब पता लगता है कि पानी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। सो पानी को कॉस्ट के तौर पे नहीं, उसको वैल्यू की तौर पे देखना शुरू करना चाहिए, बिकॉज वाटर हैज़ इट्स ओन वैल्यू। तो आप उस पे भी काम कर रहे हैं, ये वैल्यू पे। यस, उसको वाटर क्रेडिट कहते हैं। एग्जैक्टली, वाटर क्रेडिट। लोगों ने कार्बन क्रेडिट सुना है। अभी यहाँ पर एक अच्छी सी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। कभी आपने कार्बन देखा है? नहीं। यानी पेंसिल में देखा है? नहीं, वो देखा है हवा में। नहीं, हवा में नहीं देखा है, ठीक है, स्मेल किया है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप वो कार्बन को कहीं कैप्चर करो, इसको सिक्वेस्ट्रेशन करो, एंड देन यू सी दैट देयर इज अ कार्बन, ठीक है। तो टेंजिबली आप कार्बन को नहीं देख सकता है कोई कॉमन मैन और कॉमन वुमन ऑफ कोर्स, बट पानी को हर एक इंसान देख सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कार्बन क्रेडिट पे बहुत पहले से काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो ग्लोबल इश्यू था, यूनिवर्सल इश्यू था। लेकिन पानी है वो लोकल इश्यू है, और पानी टेंजिबल है, आप देख भी सकते हो, उसकी स्कैरसिटी भी फील कर सकते हो, और आपको पानी बहुत ज़्यादा आया तो भी आपको पता लगता है। तो यहाँ पर कार्बन क्रेडिट तो बहुत एडवांस में है, बहुत मैच्योर मार्केट है, लेकिन वाटर क्रेडिट नहीं है। बट नाउ दैट्स देयर फॉर लास्ट 2 years देयर आर सम
registries who are working into water credits. वाटर क्रेडिट सिमिलर कंसेप्ट है कार्बन क्रेडिट के जैसा। अगर मैं बताऊं तो कुछ साल पहले सरकार की जो नीतियां जो है उसकी वजह से बहुत सारे जगह पर हमको कार्बन क्रेडिट जो है उसको प्रमोट किया गया है। कार्बन बचाने में, लाइक कार्बन एयर पे ना जाए, उसके लिए काम किया गया है। सरकार ने ये किया कि हर एक जो लोग सोलर पैनल लगाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स उनकी छत पे, तो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर उनका फ़ायदा होता है। तो सब लोगों ने अपना फ़ायदा देखा। उन्होंने ये नहीं देखा है कि उनकी वजह से फ्यू इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, बट मेजॉरिटी अगर हम सोसाइटी बात करते हैं तो सबने यही देखा कि हाँ मुझे इतना फ़ायदा मिला, मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हुआ, तो मैं इतना सोलर पैनल लगा देता हूँ। तो उन्होंने लगाया, एंड दैट वाज अ परफेक्टली द राइटली way to get it done. ओके। और काफ़ी लाइट बिल लोगों के कम हो गया, कार्बन भी जनरेट I'm also नहीं one हुआ। of them. या ऑफ कोर्स, एंड दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। क्या सिमिलर चीज हम पानी के लिए भी कर सकते हैं? करनी Yes, चाहिए। कर सकते हैं। सो वाटर क्रेडिट है, जहाँ पर अलग अलग स्कोप के लिए वाटर क्रेडिट इश्यूज होती है। वाटर क्रेडिट का ट्रेडिंग भी होता है, एंड उसको ROU बोलते हैं, रेन वाटर ऑफसेट यूनिट। 1 मीटर क्यूब पानी यानी 1000 लीटर पानी को एक ROU बोलते हैं, और उसको एक वन ROU विच इज़ अ वन वाटर क्रेडिट, उसको Okay. इस तरीके से बोलते हैं। सो ये धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, और सरकार भी काफ़ी प्रतिबद्ध है इस स्कीम को लागू करने में। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी इश्यू कर दिया है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन प्राइवेट रजिस्ट्री है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड दे आर डूइंग वेल गुड। सो हम चाहेंगे, आप और मैं दोनों, कि वाटर क्रेडिट्स का बिजनेस ग्रो करे, पानी बचे, अच्छी तरह Of से course. बचे, नॉट विथ फ्लो ऑफ इनटू द ओशंस, करेक्ट। and we get good quality water, because the lower you go, the quality of water also gets Of course. worse, because it is mixed with all kinds of other Correct. issues, right, like fluorides and आर्सेनिक या arsenic and things like that. So Correct. it is very important that that layer of water is at the right place in the right quality, एग्जैक्टली। and that will change the way our food is and our Health. life is. एग्जैक्टली। ये बहुत ज़रूरी बात है। अभी ये जो वाटर क्रेडिट की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम सोचे कि पहले अगर बेंगलोर की बात करूँ तो हमको ये सोचना है कि देयर इज़ अ वाटर और देयर इज़ अ नो वाटर। तो पहले तो पानी चाहिए, पानी होगा तो उसकी क्वालिटी को हम बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट देयर इज़ अ वाटर और नो वाटर। ये जो है परिस्थिति वो सिटी टू सिटी वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ऐसी जगह है जहाँ पर हमको पानी है लेकिन हमको क्वालिटी की चिंता है, वहाँ हम क्वालिटी की काम करेंगे। तो ये जो हमारे अप्रोचेस और हमारी मेथोडोलॉजीज है वो हर एक जगह, हर एक सिटी के हिसाब से वो बदलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जयपुर में कुछ कर रहे हैं वो चीज़ अहमदाबाद में भी एक रेडी करें। पैकेट नहीं है, आपको हर course. जगह के लिए नया कुछ बनाना पड़ेगा और नया सोल्यूशन देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हमको हमारे इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमको लोकल परिस्थिति को समझना पड़ेगा, और हमको जो कन्वेंशनल जो जिस हिसाब से हम काम करते जीते आए हैं बहुत सालों से, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, एंड न्यू टेक्नोलॉजी को साथ में भी लेना चाहिए। तो ये सबका समन्वय होना चाहिए। और आपकी राय क्या है वाटर मीटरिंग के लिए? वाटर क्रेडिट जब आएगी तो वाटर मीटरिंग होना ही होना है। कोई ऐसे ही हमको क्रेडिट इश्यू नहीं करेगा, क्योंकि मैं रिचार्ज वेल के अंदर कितना पानी उतार रहा हूँ उसका मुझे ऑथेंटिक डेटा चाहिए। सो मेरे रिचार्ज वेल में वाटर मीटर होना ज़रूरी हो जाता है। सेम टाइम मेरे बोरवेल में भी वाटर मीटर होना ज़रूरी हो जाता है, वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि मेरा जो ग्राउंड वाटर बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखने जाए तो बोरवेल में ही पानी का वाटर मीटर नहीं लगा हुआ है, तो मेरे पास तो वाटर एक्सट्रैक्शन का एक्चुअल डेटा तो है ही नहीं। मैं सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना मीटर क्यूब पानी कंज्यूम हुआ, लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे कि नहीं मुझे हर एक सोसाइटी के बोरवेल के अंदर वाटर मीटर के डेटा लाके दो, आपको नहीं लाके मिलेंगे। अभी वो जब वाटर क्रेडिट जैसी चीज़ आएगी तो जब सबको उधर से फ़ायदा दिखेगा सब करने लगेंगे, कोई क्यों नहीं करेगा। बस ये चीज़ को थोड़ा रोल आउट करने का समय लगेगा,
लेकिन ये समय आ गया है, ये वक्त आ गया है कि लोग इसके बारे में अभी बात करना शुरू कर देंगे। जैसे आप और हम आज बात कर रहे हैं, वैसे हर पूरा एक डाइनिंग हिंदुस्तान टेबल पे करेंगे, बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और हर एक इंडस्ट्री में हर बात एक होनी इंडस्ट्री चाहिए। में होनी चाहिए। थोड़ा सा और मैं लेके जाता हूँ कि ये इस चीज़ का बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज आज के दिन में इसीलिए आ रही है कि ज़मीन के अंदर जो करंट पसार करके जो डेटा हम ऑब्टेन कर रहे हैं वगैरह, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो सरकार को ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर के डेटा जनरेट करने का, क्योंकि जो ज़मीन है वो 2000 साल पहले जो थी वो भी आज ही है, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो उसका जो डेटा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो सालों साल ज़िंदगी भर चलने वाला है। वो डेटा का कहीं से इंतज़ाम करें। एंड जिस तरीके से अगर जब चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो मैंने कुछ पढ़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरीके से चंद्रयान 2 काम करेगा। अगर हम 3 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी पे बैठ के चंद्र के ऊपर जो ज़मीन के अंदर चंद्र के नीचे पानी है, अगर वो हम ढूंढ सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान पृथ्वी की ज़मीन के नीचे का पानी क्यों नहीं ढूंढ सकते? So the point is not of capability, point of leveraging that technology to the people who are working real onto the field. अगर कोई मुझे वो सेंसर आज के दिन में दे दे तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसी का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो मुझे टेक्नोलॉजी मिले। बढ़िया है। तो हम यही चाहेंगे कि अभी पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाए। New seats are made for geologists and hydrogeologists. Exactly. Data is required, knowledge is required. Of course. The discussion on metering is accepted, important. And water credit business is very important. One important part that hydrogen, जो आपने पहले शुरुआत में बताया, सो हमको पता है कि 2030 से हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल शुरू होने वाले हैं। शायद वी आर वेरी हैप्पी लाइक द हिंदुस्तान ने हाइड्रोजन ट्रेन ये लास्ट दिसंबर में एक हरियाणा के अंदर छोटे से रूट पे उन्होंने शुरू भी की है। अभी आप समझिए कि पूरा अगर हिंदुस्तान हाइड्रोजन के ऊपर अगर चलने वाला है तो हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी चाहिए। 8 लीटर पानी का उपयोग करके जब हम 1 केजी हाइड्रोजन बनाते हैं और हमको हमारा हाइड्रोजन का प्रोजेक्शन पूरा पता है, तो क्या हमको हमारे ग्राउंड वाटर का प्रोजेक्शन पता है? नहीं पता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि अगर हमारा ध्येय है कि 2030 और उसके बाद हाइड्रोजन के व्हीकल्स हमको लाने हैं रोड पे और हमको उसको ऑपरेट करना है, तो इक्वली हमारे पास ग्राउंड वाटर के डेटा होना ज़रूरी है और बारिश का पानी बह के ना जाए और ज़मीन में उतरे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। Thank you so much, Tejas. It was wonderful chatting with you. Thank you very And I much. hope we get good response on this topic. Hope so, from yeah. the local communities, but also from the larger scenario. Perfect, yeah. Happy to add the value, and thank you very much for having me here, and thank you AMA again for such a giving a wonderful So if I would facility. say what if, now we have talked about the possibilities. Oh yeah. But what if we don't drink enough water? What happens? Dehydrated. Yeah. What if all water is contaminated? Scarcity. What if we don't stop wastage? Scarcity. What if we grow only organic? Oh yeah, only organic. I think it's difficult to answer, but yeah, organic need a lot of water again, and we need a water for that also. So we always talk about everything should be organic, but we don't realize that to create an organic background, you need a lot of more resources than if you do things differently. I think we need a more knowledge Yeah. onto that. क्योंकि अभी क्या होता है organic सब organic, but organic, what is the defined? So आप ऊपर से स्वच्छ पानी डालोगे, पर नीचे उसके रूट्स में वो स्वच्छ पानी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा? Exactly. So this is one of the things that myths that I wanted to burst a little bit. Exactly. And of course, what if salinity increases? ओह, salinity increases, हमारे जो समंदर किनारे है वो अंदर आते रहेंगे और हमको वही आर्सेनिक और फ्लोराइड पानी से
जीना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है? आर्सेनिक तो सब दांत समझ पीले हो जाते हैं, हमारे Bones कैल्शियम कम हो brittle, जाते हैं, बोन्स हमारे वीक हो जाते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं उनके आंखों में दिखना थोड़ा धुंधला हो जाता है। देयर आर द मैनी डिफरेंट इश्यूज। कैंसर हो जाता है, वो जो फंडामेंटल हमने सुना होगा, पंजाब से एक ट्रेन चलती है सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स को लेके जाने के लिए, क्योंकि वो जिस जगह पर रहता है वहाँ पानी बहुत प्रदूषित है। अच्छा, अगर आप कभी देखें तो यूट्यूब पे वो भी मिलेगा। मैं जेतपुर गई हूँ, ओके वो भी एक नाइटमेयर था मेरे लिए। सो इस तरीके के एग्जाम्पल लाइव हाँ, है हमारे सामने, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हम सीख नहीं रहे हैं। और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने देखा है वहाँ ये पर है। प्रॉब्लम। इवन अलंग में मैं गया था, अलंग के समंदर किनारे पे बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके दांत काफ़ी पीले हो गए, बहुत परेशान हो रहे। वहाँ क्रॉप्स जो है वो अभी नहीं हो रहे जो पहले हुआ करते थे, क्योंकि लोगों ने पानी खींचा, रिचार्ज नहीं किया, तो जो कैविटी बन जाती है ज़मीन में, तो वो प्रेशर से समंदर का पानी वो कैविटी को रिप्लेस करता है, और वहाँ से कंटिन्यूस हमको पानी जो है वो सलाइन होता जा रहा है, और वो सलिनिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हम 1600 किलोमीटर गुजरात का समंदर किनारा है, तो ये गुजरात के लिए बहुत बड़ा विषय, चिंता का विषय होता है कि 1600 किलोमीटर जो है उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।